नमस्कार और स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज बात करेंगे हम दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स की। यूं तो एक बहुत छोटा सा स्टेट, सिटी स्टेट कहें, लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम दूरगामी होंगे, ऑलरेडी हो रहे हैं। तो क्या होगा नतीजा दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट्स का? क्या होगा केजरीवाल का भविष्य? केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्यों हारे? बीजेपी की आगामी रणनीति और राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? मोदी जी पर इसका क्या असर पड़ेगा? और विपक्ष, खासकर कांग्रेस की पॉलिटिक्स, सियासत, उनकी रणनीति और राजनीति पे इसका किस तरह से असर रहेगा? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स की। और क्योंकि मुख्य किरदार, प्रमुख पात्र अरविंद केजरीवाल थे, तो पहले उन्हीं की समीक्षा की जाए। कहां से प्रकट हुए अरविंद केजरीवाल? 2010-11 से पहले तो उनका नाम बहुत कम लोग जानते थे। जो दिल्ली में एक्टिविस्ट थे वो लोग जानते थे उनके काम को, उनके बारे में। लेकिन फिर हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन। अन्ना हजारे उसके नायक थे। उनका परचम उठा के सबसे आगे भागने वालों में अरविंद केजरीवाल थे। वो भी उस आंदोलन के साथ जुड़े और धीरे धीरे उन्होंने उस आंदोलन को हाईजैक सा कर लिया और फिर लॉन्च की अपनी आम आदमी पार्टी। तो अरविंद केजरीवाल आए राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के प्रतीक बनकर, क्लीन पॉलिटी के प्रतीक बनकर, एक ताजी हवा के झोंके की तरह कि आज तक जो कुछ हुआ है वो आगे नहीं होगा। एक नई, क्लीन, खूबसूरत और सबको मन पसंद आने वाली, और जैसे एक आम आदमी चाहता है वैसी राजनीति आगे होगी। उसके आगे की पॉलिटिक्स से तो हम सब परिचित हैं। 2013 में शीला दीक्षित को हराया, कांग्रेस को हराया, लेकिन अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई, थोड़े दिनों में सरकार भंग की और फिर 15 में और 2020 में अपने बल पर धमाकेदार जीत अर्जित की। 2015 में 67 सीट लाए 70 में से, और 2020 में 62 सीट लाए। कांग्रेस दोनों बार शून्य पे रही। तो अरविंद केजरीवाल से सबको उम्मीद थी कि भई ये तो बिल्कुल नया सब कुछ कर देंगे। गले में मफलर डालते थे, पुराना सा स्वेटर पहनते थे, खांसते रहते थे। सबको लगता था बिल्कुल कोई पड़ोसी आदमी है, लाचार, बेबस, लेकिन सब कुछ बदल के रख देगा, क्रांतिकारी। धीरे धीरे लेकिन ये इमेज हो गई ध्वस्त और केजरीवाल जी निपट गए 2025 के इलेक्शन में। कैसे हुआ ऐसे? देखिए, ये इलेक्शन कोई साधारण इलेक्शन नहीं था। ये केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल पर रेफरेंडम था, जनमत संग्रह था उन पर। ये आप वर्सेस बीजेपी नहीं थी, नॉर्मल इलेक्शन नहीं था। तो केजरीवाल पे रेफरेंडम हुआ, उसमें वो हारे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उनकी जो एक इमेज थी, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सब कुछ बदल देंगे, एक नई तरह की पॉलिटिक्स देंगे, उस वादे पे वो खरे नहीं उतरे। वो भी सब जैसे ही बन गए। कहते थे मैं छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे कभी नहीं आऊंगा, साधारण घर में रहूंगा। गाड़ियों का काफिला हो गया, शीश महल में रहने लग गए। बीजेपी ने शीश महल करार दे दिया उनके घर को, जो उन्होंने बहुत ही भव्य और आलीशान और विलासिता से भरपूर चीजों से बनाया था। कहते हैं बाथरूम में भी एसी थे। तो लोगों के दिमाग से उनकी वो छवि ध्वस्त होना शुरू हुई कि भई ये हमसे बिल्कुल ही अलग है, तो आम राजनेताओं जैसे। फिर शराब घोटाला, सही गलत थे वो आरोप, ये तो हमें नहीं मालूम, वो तो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन वो बार बार जिस तरह से हिट किया उस पॉइंट को बीजेपी ने और कांग्रेस ने शुरुआत की थी, उससे भी केजरीवाल की छवि को धक्का पहुंचा। फिर एक के बाद एक झड़ी लग गई केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेल जाने की। उससे कहीं ना कहीं गवर्नेंस भी डिस्टर्ब हुई। वो उस तरह से काम नहीं कर पाए जैसे चाहते थे। फिर जो एक लगातार टकराव रहा दिल्ली से, केंद्र से, एलजी से, उससे भी उनके हाथ पांव बंधे रहते थे, वो कर नहीं पाए। लेकिन लोग बाग इस बात के नंबर देने को तैयार थे। लेकिन वो ये भी देखते थे ये तो हमेशा कन्फ्रंटेशन की मुद्रा में ही रहते हैं, टकराव की मुद्रा में रहते हैं, हमेशा लड़ने की मुद्रा में ही रहते हैं। सत्ता में है लेकिन स्वयं को क्रांतिकारी और बागी दिखाते रहेंगे, आखिर कब तक? फिर उनकी महत्वाकांक्षा, पॉलिटिकल एम्बिशन, दिल्ली से पंजाब गए, फिर पंजाब से कई और चुनाव लड़ लिए, गुजरात में भी चले गए, गोवा में भी चले गए, हरियाणा में भी चुनाव लड़ लिए। मतलब हर जगह मैं जाना चाहूंगा। स्वयं पर मुग्ध इस तरह जैसे शायद कोई और हो ही नहीं सकता। मतलब इतने नार्सिस्टिक हो गए वो, इतने अपने आप पे मेहरबान और अपने आप से मुग्ध कि बस मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो ये राजनीतिक एम्बिशन और स्वयं के प्रति प्रेम जिस तरह से उनका बढ़ता गया। फिर एक तरफा शासन करना चाहते थे, वन मैन शो करना चाहते थे, सारे साथियों को बाहर कर दिया जो शुरू में जुड़े थे उनके साथ आंदोलन में। तो एक तरह के वो भी तानाशाह डिक्टेटर, भाई माई वे और हाईवे। तो ये सब बातें धीरे धीरे लोगों के मन में धर करने लग गई कि यार ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है
जिसको हमने 2011-12 के आंदोलन में देखा था। ये कोई अन्य प्राणी हो गया है, नया प्राणी हो गया है, आम पॉलिटिशियन राजनेता जैसा हो गया है। फिर कुछ और समस्याएं भी हो गई। एक तो उनकी कोई भी क्लियर आइडियोलॉजी नहीं बन पाई। कभी वो सॉफ्ट हिंदुत्व हो जाते, कभी वो सेक्युलर हो जाते, कभी वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है हनुमान जी के मंदिर जाके। शाहीन बाग गए नहीं मुसलमानों ने, हालांकि इस बार भी उनका साथ दिया। ज़्यादातर करीब 90% मुस्लिम बहुल सीट्स पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के नुमाइंदे ही जीते। लेकिन फिर भी जो उनका एक वैसिलेशन था, एक ढुलमुल सा रवैया था, क्लैरिटी नहीं थी आइडियोलॉजी की, कोई प्रतिबद्धता नहीं थी किसी सिद्धांत के साथ, किसी सोच के साथ। वो कहते थे बस हमारा तो वर्क इज़ वर्शिप, हम तो काम करने के लिए आए हैं। भाई काम करने के लिए आए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी न किसी चीज़ पे स्टैंड भी तो करना चाहिए। जैसे अगर कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर दिखाती है, बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व पार्टी दिखाती है, लेफ्टिस्ट अपने आप को वामपंथी दिखाते हैं, तो आपका भी तो कोई चेहरा मोहरा प्रतिबद्धता होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई उन्होंने। दूसरी उनकी प्रॉब्लम ये रही कि उन्होंने ये सोचा कि हम जितना फ्रीबीज देंगे, रेवड़ी देंगे, वेलफेयर मेजर्स देंगे, उसी से बस काम चल जाएगा, तो विकास की तरफ ध्यान नहीं। तो दिल्ली जैसी 2013 में थी कांग्रेस शासन में, उससे बदतर ही हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में। सड़कें बदहाल, सीवर्स बदहाल, पानी की समस्या, हर तरह की समस्याएं, लॉ एंड ऑर्डर, पोल्यूशन और बढ़ गया, बुरी तरह से बेकाबू हो गया। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खाते में तो जाती हैं। ये नुकसान, यमुना साफ नहीं हुई और गंदी होती गई, ये भी उनके खांचे में नेगेटिव गया। रही सही कसर निकाल दी एमसीडी के चुनाव ने, जो 2022 में आप पार्टी जीती, लेकिन वो एक तरह से उनके गले में घंटी बन गई, क्योंकि तब तक तो वो कहते रहते थे कि भाई एमसीडी हमारे पास नहीं हो, तो बीजेपी के पास है। ज़्यादातर शासन केंद्र के और एलजी के जरिए बीजेपी चला रही है, तो हमारे पास तो ज़्यादा चीज़ है नहीं। लेकिन एमसीडी जीतने के बाद भी जब शहर का सिविक एमेनिटी, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें वगैरह सब उतनी बदहाल रही, या कहें और बदहाल हुई, गंदगी के ढेर लग गए शहर में, तो उसका ठीकरा भी आम आदमी पार्टी के सर ही फूटा। तो ये सब बातों का कॉम्बिनेशन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार का कारण बना। देखिए कहाँ 62-67 सीटों से 55% वोट शेयर से वो आ गए 43% वोट शेयर पे, 22 सीटों पे सिमट गए। तो रेफरेंडम केजरीवाल पे हुआ और केजरीवाल को जनता ने नकार दिया। अब आने वाले समय में केजरीवाल के सामने क्या चुनौतियां होंगी? सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने ये होगी कि वो अपनी पार्टी को एकजुट कैसे रख पाएंगे। देखिए अभी तक आंदोलन से निकली ये पार्टी सत्ता में ही रही थी, विपक्ष में पहली बार बैठेगी। विपक्ष में बैठ सकती है, उनमें वो जीन्स तो हैं आंदोलन करने की, विपक्ष की भूमिका निभाने की, बागी होने की, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अभी तक 10 साल लगातार वो पावर में रहे। अब पावर से विपक्ष में जाएंगे, और खासकर जब वो स्वयं यानी अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, उनके डिप्टी सिसोदिया जी चुनाव हार गए, कई और मंत्री चुनाव हार गए, तो फिर उन सब एमएलएस को अपने साथ जोड़ के कैसे रखेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ के कैसे रखेंगे, जिनके लिए अब तक तो वो ग्लू थे, वोट कैचर थे, सबसे पॉपुलर और प्रमुख चेहरा थे। तो ये होगी नंबर 1 चुनौती। खासकर ये चुनौती इसलिए और बड़ी हो जाएगी, बीजेपी तो कोई मौका छोड़ती नहीं। बीजेपी अपने शिकार को जख्मी करके नहीं छोड़ती, उसका विश्वास है कि मारेंगे, पूरी तरह से खत्म करेंगे, नेस्त नाबूद करेंगे। तो बीजेपी विल गो फॉर द किल। पहला टारगेट पंजाब सरकार हो सकती है कि वहां पे सरकार कैसे गिराएं। भगवंत सिंह मान का अब क्या एटीट्यूड होगा? अब तक तो वो एक तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरह काम करते थे ना, मेन सत्ता की चाबी तो केजरीवाल के हाथ में रहती थी। अब केजरीवाल ही चुनाव हार गए, भगवंत सिंह मान उनकी कितनी सुनते हैं, पंजाब के विधायक कितनी सुनते हैं? तो ये भी एक बड़ी चुनौती। तो अपने साथियों को साथ रखना, पंजाब की सरकार बचाए रखना, बीजेपी की तोड़फोड़ की कोशिशों को, आप पार्टी तोड़ने की कोशिशों को किस तरह से रजिस्ट करना, ये सब बड़े चैलेंजेस होंगे उनके सामने। प्लस अपना नया चेहरा मोहरा किस तरह से पेश करेंगे। एक ऑपोजिशन लीडर, उन्होंने कह तो दिया है कि हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा। तो साथियों को कैसे साथ रखेंगे, पंजाब की सरकार कैसे बचाएंगे, बीजेपी के एडवांसेस कैसे रोकेंगे, अपने को एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का नेता कैसे बनाएंगे, और ये जो राष्ट्रव्यापी उनकी महत्वाकांक्षा है उसका आप क्या करेंगे? अब तो उनको वापस दिल्ली में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली ही उनकी कर्म भूमि थी। दिल्ली की बेस से ही वो पूरी जगह फैलने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस मिल गया था, अब दिल्ली हाथ से चली गई, तो वापस से यहाँ से एक तरह से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। और केजरीवाल बहुत ही टेनेशियस, जुझारू व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, लेकिन ये चुनौती बड़ी है, आगे की राह उनके लिए दुष्कर है, कठिन है। देखते हैं कि इस चुनौती पे वो किस तरह से खरा उतरते हैं। क्या बीजेपी उनको निपटा पाने में सफल होती है, या अरविंद केजरीवाल वापस से स्वयं को रिसरेक्ट करके दोबारा खड़े होकर एक रेलेवेंट प्रासंगिक फोर्स भारतीय राजनीति में बने रहते हैं? ये देखने की बात है। अब बात करते हैं दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स का क्या असर पड़ता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स, आगे की रणनीति पर, बीजेपी की आगे की यात्रा पर।
देखिए 27 साल बाद बीजेपी पावर में आई है और ये बड़ी एक ट्रेजेडी थी। 2014 से मोदी जी एक के बाद एक किले ऑपोजिशन के ध्वस्त कर रहे थे, अपना परचम नई नई जगहों पे लहरा रहे थे, लेकिन ठीक नाक के नीचे दिल्ली में सरकार बन जाती थी। आप पार्टी की वो 7 लोकसभा सीटें जीत देते थे, लेकिन राज्य विधानसभा के लिए लोग केजरीवाल को वोट दे देते थे। तो अब पहली बार ऐसा हुआ है 27 साल बाद कि बीजेपी वापस आई है और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी जो एक अभेद्य दुर्ग बच गया था विपक्ष का, जिसको वो फतेह नहीं कर पा रहे थे, उसको उन्होंने जीत लिया है। अब उनके सामने चैलेंज ये है कि जो वो लगातार वादा करते रहे हैं डबल इंजन की सरकार का, जो इस इलेक्शन में उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली की सूरत और सीरत बदल देंगे, उसको एक वर्ल्ड क्लास सिटी बताएंगे, तो उस बात पे खरा उतरना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी को। दे विल हैव टू वॉक द टॉक, क्योंकि हमने देख लिया है कि जनता कुछ भूलती नहीं है, फौरन एक्शन लेती है और उनके इस वादों पे ही, नरेंद्र मोदी जी के वादों पर ही जनता उनको जज करेगी, उनको आजमाएगी। तो दिल्ली को बदलने का बीड़ा जो प्रधानमंत्री ने उठाया है, क्योंकि उन्हीं के नाम पे वोट पड़ा है, मोदी की गारंटी के नाम पे ही वोट पड़ा है दिल्ली में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। मोदी जी जब सड़क पर उतरे हैं, उन्होंने रैलीज की हैं, भाषण दिए हैं, स्वयं को प्रोजेक्ट किया अरविंद केजरीवाल के सामने, तब जनता शिफ्ट हुई है आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ। तो अब मोदी जी को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और चुनाव जीतने के बाद के उन्होंने जो अपना भाषण दिया है पार्टी मुख्यालय में, बीजेपी मुख्यालय में, उन्होंने एक तरह से उस बात का ओनर्स या जिम्मेदारी ली है कि हाँ, दिल्ली को मैं देखूंगा, दिल्ली को मैं दुरुस्त करूंगा। अब देखते हैं और उनकी राजनीति पे क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए 240 सीट्स पे जब निपट गई थी या सिमट गई थी बीजेपी लोकसभा चुनावों में मई 2024 में, तब ऐसा लगा था कि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ शिथिल पड़ रहे हैं, कुछ बोझिल पड़ रहे हैं, उनकी ताकत कम हो रही है। तो पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली जीतकर एक तो वो परसेप्शन बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अब वो फिर एक अश्वमेध यज्ञ के घोड़े पे जैसे सवार हैं, जहां वो जाते हैं उस किले को जीत लेते हैं, उस इलेक्शन को जीत लेते हैं। मतलब ही इज वंस अगेन द अनचैलेंज्ड, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ इंडियन मासेस एंड इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। चुनाव जीतने की उनकी महारत को उन्होंने दोबारा से स्थापित कर दिया है कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। तो अब उनके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है और अगले 7-8 महीने तक कोई अगला इलेक्शन भी नहीं है। फिर बिहार का इलेक्शन है, जो भी आज के समीकरण अगर बने रहते हैं, जो वहाँ पे जिस तरह की इक्वेशन बनी हुई है कि बीजेपी, नीतीश कुमार की जेडीयू, रामविलास पासवान के बेटे की वो एलजेपी पार्टी चिराग पासवान की, और जो छोटे मोटे दल हैं, ये सब मिलके एक ऐसा अलायंस बन रहा है कि वहाँ पे वोटों की गिनती में एनडीए ही आगे नजर आ रही है, ऑपोजिशन आरजेडी और कांग्रेस अलायंस। तो बिहार का चुनाव शायद ये जीत जाएगी एनडीए। सबसे बड़ी चुनौती आएगी अगले साल अप्रैल के आसपास, जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी दिल्ली जैसे मोदी जी के लिए एक ऐसा गढ़ है, एक ऐसा फ्रंटियर है जिसको वो जीत नहीं पाए हैं 2014 से, वहाँ ममता ही जीतती रही हैं। तो वो अगला बड़ा चैलेंज है। तो अगले 1 साल तक वो एक्चुअली गवर्नेंस पे फोकस कर सकते हैं। वो सारे जो ग्लोबल चैलेंजेस इस समय इंडिया के सामने हैं, हमारी इकोनॉमी के सामने जो चैलेंजेस हैं, जो दुनिया बदल रही है ट्रंप के आने के बाद, जिस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं या जिस तरह की शंकाएं दिख रही हैं, उनसे कैसे भारत सक्षम तरीके से निपटे, शक्तिशाली ढंग से निपटे और आगे बढ़े और संपन्न बने और शक्तिशाली बने और अपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने की स्थिति में आए, वो बड़ा चैलेंज और चुनौती मोदी जी के सामने होगा। क्योंकि पॉलिटिकली तो वो अब बहुत सिक्योर है, ना उन्हें कोई खतरा पार्टी के अंदर से है, ना आरएसएस से है, ना अपने मित्र दलों से, अलाइज से, जिन 2 बैसाखियों पे वो हैं जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की। वो बैसाखी भी एक तरह से बेमानी हो गई है, क्योंकि लगता अब ये है कि इन रिजल्ट्स के बाद कुछ और पार्टी, शायद शिवसेना उद्धव ठाकरे की इधर आ जाए, शायद एनसीपी इधर आ जाए शरद पवार वाली, नहीं भी आएंगे तब भी बीजेपी अब उस स्थिति में आ गई है कि कई लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि अगर मित्र दलों ने, अलाइज ने, साथियों ने कुछ भी आंखें दिखाई या तरेरी या अपनी कीमत, सपोर्ट की कीमत वसूलने की कोशिश की, तो अब देश का माहौल ऐसा है, बीजेपी के अंदर की सोच ऐसी है, शायद उनके शीर्ष नेतृत्व की भी सोच ऐसी है कि वो किसी को सुनेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, मध्यावधि चुनाव के लिए जा सकते। तो मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है, और अगर यही स्थिति बनी रही तो मिड टर्म इलेक्शन में बीजेपी डेफिनेटली अपनी 2024 की इलेक्टोरल परफॉर्मेंस जो थी लोकसभा में, उससे कहीं बेहतर करेगी, कम से कम जो आज स्थिति है और जो मेरा अनुमान है। तो बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी आर वेरी सिक्योर इन द करंट सेटअप पॉलिटिकली। उनकी मुख्य चुनौती होगी देश को कैसे आगे बढ़ाएं, देश को कैसे आर्थिक रूप से और संपन्न करें, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं या चुनौतियां हैं, उनसे भारत कैसे निपटे।
चुनाव जीतने के मामले में तो उन्होंने फिर एक बार साबित कर दिया कि उनके आगे कोई नहीं है, वही सिकंदर हैं इस क्षेत्र के, इस फील्ड के। अब बात करते हैं कि दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स का ऑपोजिशन पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, खासकर कांग्रेस की पॉलिटिक्स में। तो देखिए, जो ऑपोजिशन का मेन ब्लॉक है इंडिया ब्लॉक, वो तो अब बिखर रहा है बुरी तरह से। उसके कुछ साथी बीजेपी के साथ मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं, वो भी आपस में लड़ रही हैं। तो इंडिया ब्लॉक के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो एक मुखर और प्रखर और सक्षम वॉइस कैसे बने एनडीए और मोदी जी के खिलाफ। अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा जिससे कि इंडिया ब्लॉक और मजबूत हो। और दिल्ली की हार ने इस धारणा को और पुख्ता कर दिया कि भाई इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं वो तो आपस में ही लड़ेंगे। जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि और लड़ो आपस में, जब दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो। लेकिन कांग्रेस भी क्या करे, कांग्रेस के पास भी कोई विकल्प नहीं था। भाई कांग्रेस को कई इलेक्शंस में, कई स्टेट्स में आम आदमी पार्टी ने जा जाके हरवाया। जो मित्र दल है या इंडिया ब्लॉक के दूसरे पार्टनर्स हैं, वो चाहती है कि भाई कांग्रेस ही सारा सपोर्ट करे, कांग्रेस ही सारा सैक्रिफाइस करे। जहाँ जहाँ उनकी स्ट्रॉन्ग ज़मीन है या जहाँ जहाँ वो ताकतवर है, वहाँ कांग्रेस सरेंडर करती जाए अपनी जगह। अब कांग्रेस ये करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस गुजरात में निपटी आम आदमी पार्टी की वजह से। भाई जीतती नहीं गुजरात, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है अगर आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती। हरियाणा तो शायद वो जीत जाते अगर आम आदमी पार्टी सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती। आधा % सीट तो हारे हैं वो बीजेपी से। तो अब दिल्ली में उन्होंने दिखा दिया कि भाई हमें इतना लाइटली मत लो। ये नहीं है कि हमारे को जब आप चाहें आए, जैसे बर्ताव करें हमसे चले जाएं और हम फिर भी खड़े रहेंगे जी कि सेक्युलर मोर्चा या इंडिया ब्लॉक हम हर अलाई के साथ खड़े। तो कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिक्स स्पष्ट कर दी है कि इंडिया ब्लॉक के साथी दलों को उनसे इक्वल टर्म्स पे ही एंगेज करना पड़ेगा। ये गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स होगी, खाली कांग्रेस की तरह से गिव नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस अपनी जमीन पे खड़ी रहेगी। तो कांग्रेस का वोट शेयर था दिल्ली में, ठीक है, इस बार वो 6.5-7% ही वोट लाए, लेकिन उन्होंने 13 सीट्स पे आम आदमी पार्टी को हरवा दिया डायरेक्टली। बाकी जगह भी खेल बिगाड़ा परसेप्शन के जरिए। तो कांग्रेस इस तरह से आगे बढ़ रही है कि अपने साथी दलों से नए सिरे से एंगेज करेगी, नई टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगी। लेकिन खाली इस बात से खुश होना भी एक खुशफहमी होगी, क्योंकि बीजेपी के टक्कर में तो आप कहीं आ नहीं रहे, बीजेपी के तो आसपास भी नहीं आ पा रहे। कहाँ बीजेपी लाई है 47% वोट, आप 7% भी नहीं लाए। तो आपकी स्थिति तो बहुत खराब है। तो ये तो विपक्ष की जो अलग राजनीति चल रही है, विपक्षी खेमे की, उसमें कांग्रेस अपनी पोजीशनिंग करना चाहती है। तो फिलहाल इंडिया ब्लॉक की स्थिति बहुत सुधरेगी, इसके आसार कम नजर आते हैं। कांग्रेस कोई वापस से बड़ी शक्तिमान और शक्तिशाली हो जाएगी और बड़ी इफेक्टिव चैलेंजर हो जाएगी, जो लगता था मई 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद, वो धारणा अभी तो काफी धूमिल हो रही है। तो कांग्रेस को भी अपनी स्ट्रैटेजी, रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ेगी। एक एस्पिरेशनल यंग इंडिया से एंगेज करने के लिए कांग्रेस को भी अपनी सोच बदलनी होगी, रणनीति और राजनीति बदलनी होगी। शायद अपनी लीडरशिप को भी काफ़ी डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, नए लीडर्स को और उभर के आने का मौका देना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको रीलुक करना पड़ेगा। बट ये सब चैलेंजेस ऑपोजिशन के सामने, कांग्रेस के सामने, देखते हैं वो कैसे टैकल करते हैं। फिलहाल दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट से स्पष्ट है कि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर का मोमेंटम इस समय वापस चरम पर है। उनका घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, विपक्षी ध्वस्त हैं, घायल हैं। वो कैसे रीग्रुप करेंगे, कैसे दोबारा खड़े होंगे, बीजेपी के सामने क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अप्रत्याशित या अनएक्सपेक्टेड, वो समय बताएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मोदी है तो मुमकिन है। ही इज वंस अगेन द किंग ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।